दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ्स दोस्तों, और इसमें हमने अभी रिसेंटली लाभ हानि जो है वो खत्म की है दोस्तों। तो आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो दोस्तों हमारा लेसन नंबर 12 है इस किताब का, और इसका नाम है अनुपात तथा समानुपात। तो दोस्तों आज हम इसी लेसन को शुरू करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज इस लेसन को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस लेसन में क्या है और ये कितना सरल हो सकता है हमारे लिए अगर हम इसे बेहतर ढंग से थोड़ा समझें। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे लिखा है अनुपात। दोस्तों एक शब्द लिखा है क्या, अनुपात। तो दोस्तों इस अनुपात का थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले नोटेशन की बात करता हूँ। तो आपको अनुपात जहाँ मिलेगा लिखा वहाँ पे दो बिंदी ऐसे मिल जाएंगे लिखी हुई। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपका लिखा हुआ है मान लीजिए 2:3 लिखा है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है भिन्न में जैसे 2/3 हो। तो दोस्तों 2:3 का मतलब क्या हुआ, 2:3। तो जहाँ पे ये अनुपात ये दो बिंदी लगी है उसका बेसिक अर्थ क्या है दोस्तों, बटे है। यानी कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि A/B अगर है तो दोस्तों उसको क्या कहा जा सकता है, A/B कहा जा सकता है। इस तरीके से हम बात को कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए अनुपात कुछ इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 15/20 है दोस्तों, ये अभी सरल हो सकते हैं। तो आप अगर सरल करेंगे तो कितना होगा, 5×3=15 दोस्तों, ये कितना होगा 5×20। तो दोस्तों ये 3/4 है। अब अगर कोई कहे कि इनका अनुपात बताना था 15 और 20 का, तो आपने ऐसे काट दिया 3/4 आया, तो आप इसे बाद में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3:4। तो ये बेसिक अर्थ हुआ दोस्तों कि अनुपात की इन दो बिंदुओं का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों जहाँ पे लगी हों उन्हें आप बटे में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला शब्द जो है वो क्या है, समानुपात है। समानुपात है दोस्तों। तो देखिए समानुपात का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों बेसिकली समानुपात क्या है, अगर दो भिन्न बराबर हैं तो दोस्तों दो बराबर भिन्नों को चार बिंदुओं के द्वारा आप कह सकते हैं दोस्तों, है ना। अनुपात के दो निशान ऐसे अगर बराबर बराबर लगा दें और चार टोटल बिंदु हो जाए तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग जो है दोस्तों वो क्या है, बराबर है। जैसे कि 1:2 है दोस्तों, ठीक है, और बराबर 2 क्या है, 4 है। देखिए बिल्कुल होगा, 1/2 लिख सकते हैं आप इसे, और दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं आप, 2/4, जो कि अगर आप सरल करें तो 2×1=2, 2×2=4। तो ये अनुपात दोनों क्या है, बराबर हैं। तो दोस्तों जहाँ ये बराबर का निशान है इसके स्थान पर अगर ऐसा लिखा जाए कि 1:2 समानुपाती किसके दोस्तों, 2:4 के, तो ये बात जो है दोस्तों गलत नहीं होगी। बराबर के स्थान पे ये समानुपाती का चिन्ह यूज किया जा सकता है। मतलब अगर दो भिन्न बराबर हैं तो दो भिन्नों को बराबर दिखाने का एक तरीका दोस्तों समानुपात भी है। तो बस इसी चिन्ह की जगह पे ये दो चिन्ह या इन चार बिंदुओं की जगह पे दोस्तों, है ना, ये बराबर का चिन्ह आप लगा सकते हैं। ये बात हुई। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और क्वालिटी आपको नजर आएगी कि बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा, जैसे 1 की और अगर 4 की गुणा कर दें ये, और दोस्तों ये जो अंदर अंदर वाली संख्या है इनकी गुणा भी आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे 4 एकम दोस्तों 4 और 2 दूनी 4, इस तरीके से दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँ कि अगर A/B एक भिन्न है और वो बराबर है B/C के, तो दोस्तों यहाँ पे चलिए इसको बदल देते हैं ना, B/C नहीं करते, यहाँ पे अलग कर देते हैं, C और D कर दिया दोस्तों। तो A/B अगर बराबर है दोस्तों C/D के, तो बाहर बाहर वाली संख्याएं A और D की गुणा यानी कि A×D दोस्तों बराबर होगी किसके, B×C के। दोस्तों ये था इन शब्दों का सामान्य अर्थ कि अनुपात इन दो बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाएगा और समानुपात इन चार बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि बेसिकली इस बराबर के चिन्ह के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे नियम हैं, और अगर हम इन्हें एक्सप्लेन करें तो शायद आपको थोड़ा सा, है ना, अगर आप वीडियो रेगुलर नहीं देख पाते कई बार, तो आज की एक्सप्लेनेशन हो सकता है आप अगली वीडियो में भूल जाएं। तो दोस्तों आज हम उतना ही करेंगे क्योंकि आज हमें करने भी क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे जैसे जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हम उस प्रकार की चर्चा धीरे धीरे करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। हम इस भी रूटीन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मैंने अर्थ समझाया, और इनकी जो भी आवश्यकता है आज की क्लास में, आज पहली क्लास में आप हमेशा जानते हैं हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल करते हैं। तो आज एग्जाम्पल शुरू करेंगे और उसी के हिसाब से दोस्तों वहीं पर चीज़ों को समझते हुए चलते रहेंगे आगे। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखते हैं। और दोस्तों इस तरीके का सवाल मैंने अभी
इंट्रोडक्शन में इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगता है ये बड़ा सरल है और आपको यहीं पे बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या है सवाल में, यदि a अनुपात b बराबर क्या है 4:7 है तथा b अनुपात c दोस्तों यहाँ पे 5:9 दिया है। कोई भी अनुपात दिया जा सकता है दोस्तों। पूछा क्या गया है, या तो आप a अनुपात c बताइए और दूसरे पार्ट में a अनुपात b अनुपात c बताइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये सेकंड पार्ट आपको सोल्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे ये a अनुपात b है और हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात क्या दोस्तों c। ठीक है, तो देखिए दोस्तों a अनुपात b यहाँ कितना है 4:7, तो इसका मतलब a का मान क्या है दोस्तों 4 है और b का क्या है दोस्तों 7 है। बटे के मान अपने होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं दोस्तों कि a बटे b, जैसे कि अभी आपको समझाया है, तो दोस्तों ये 4/7 होगा। इसका मतलब a का मान 4 है, b का मतलब क्या है दोस्तों 7 है। तो जहाँ a है, a का मान कितना दोस्तों हम 4 ले सकते हैं। तो a के सामने यहाँ नीचे इस तरीके से 4 लिख लिया और b के नीचे दोस्तों हमने यहाँ क्या लिखा 7 लिखा इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आई? तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको स्पष्ट होगा कि b के लिए क्या यूज रहेगा, है ना 5, और c के लिए दोस्तों कितना 9, इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए यहाँ दूसरी लाइन है, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे तो b 7 हो चुका है और यहाँ b 5 हो रहा है। तो यहाँ पे 7 को 5 नहीं बदलेंगे, हम एक दूसरी लाइन का यूज करेंगे। हम b के नीचे दूसरी लाइन में यहाँ पे 5 लिखेंगे b का मान। दोस्तों ये तो बात समझ में आ रही है ना आपको? खैर चलो एक आध बार और लिख देते हैं ताकि धीरे धीरे ये पता लगे कि b का मान 5 हुआ और c का 9। बटे के मान अपनी दोस्तों, b के सामने 5 है, c के सामने 9। तो दोस्तों यहाँ 5 और यहाँ c के सामने नीचे हमने क्या लिखा 9 लिखा इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से हम a अनुपात b अनुपात c बड़ी सहजता से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक स्थान जो है आपको खाली नज़र आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी, तो इस लाइन में a का लिखा गया, b का, और यहाँ c का नहीं लिखा है हमने, और इसमें हमने b का लिखा और c का लिखा, यहाँ a का नहीं लिखा। तो दोस्तों जैसे ये खाली स्थान है तो आप उसके बराबर की संख्या यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों ये वाला नंबर 7 हमने यहाँ लिखा, इसी के साथ देखिए दोस्तों ये 5 है और ये नंबर हमने यहाँ लिख दिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे। a का मान 1 4 हो गया और यहाँ एक तरीके से 5 हुआ, यहाँ पे लिखा, इनकी गुणा करेंगे आप दोस्तों। तो 4 पंजे दोस्तों 20, कितना दोस्तों 20। अब देखिए यहाँ ऐसे इनकी गुणा करेंगे, ऐसे सीधी सीधी आप क्या करें गुणा। तो 4 पंजे 20, 7 पंजे दोस्तों कितना 35 हुआ। तो यहाँ पे आपने 35 लिखा और दोस्तों 7 9 63। तो देखिए क्या ये 20 35 और 63 क्या तीनों संख्याएं किसी एक ही नंबर से कट जाती हैं? एक के अलावा। एक से नहीं काटा करते दोस्तों, वही आपका 20 35 63 ही। एक के अलावा अगर किसी से कटते हैं तो काट सकते हैं, तो दोस्तों नहीं कटती। तो यही अनुपात आपका किसका हुआ दोस्तों, ये जो ऊपर लिखा है a अनुपात b अनुपात c ही क्या हुआ आपका 20 अनुपात 35 अनुपात कितना दोस्तों 63। ये आपका आंसर है। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा, हम पहले ये समझेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो दोस्तों किस तरीके से हमने ये निकाला, आपको उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। अब अगर इसी को निकाल के अगर हम a अनुपात c पहला पार्ट इससे निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों कोई समस्या नहीं है। मतलब इसके निकलने के बाद ये बड़ी सहजता से निकाला जा सकता है। जैसे a अनुपात b अनुपात c यहाँ पे 20 35 और 63 आए। अब किसी का भी अनुपात पूछें, जैसे इन्होंने a और c का पूछा है, तो a के लिए क्या है दोस्तों 20, तो a के लिए कितना 20 लिख दीजिए यहाँ पे, और c के लिए क्या है दोस्तों 63, यहाँ पे क्या लिख दीजिए 63। क्या ये दोनों किसी संख्या से कटते हैं? नहीं कटते। तो यही क्या हुआ आपका आंसर। बेशक दोस्तों इस सवाल में हमने सेकंड पार्ट पहले किया और फर्स्ट पहले मतलब बाद में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको a अनुपात c ही केवल, क्योंकि पेपर में तो एक ही सवाल आपसे पूछा जाएगा एक टाइम पे, तो दोस्तों अगर a और c निकालना चाहते हैं आप, तो आप a अनुपात b अनुपात c पहले निकाल करके उसमें से a का और c का मान निकाल करके उसका अनुपात बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप सीधे सीधे डायरेक्ट ऐसा करें कि आप पहला ही पार्ट एकदम निकाल दें और वो बड़ा ही आसान भी हो, तो उसके लिए आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं कि दोस्तों इसको लिखने का एक तरीका करेंगे, क्या जैसे है वैसे के वैसे लिखेंगे कि दोस्तों a अनुपात कितना b इस तरीके से, और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 अनुपात 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए b अनुपात c, यहाँ पे आप क्या लिख दें b अनुपात c लिख दें दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 अनुपात 9 है, इस तरीके से लिख दें। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा तभी करना है जब आपसे दोस्तों इस तरीके की चीज़ें पूछी गई हो। जैसे a और b देखा है, b और c देखा है, b जो दोनों में है वो छोड़ करके पहला और आखिर का अनुपात पूछ लिया गया हो, तब आप बड़े आसानी से ये काम कर सकते हैं। कि दोस्तों देखिए आपको पता है ये a बटे b है, कहीं ये कहीं ना कहीं b बटे c है। तो अगर ये वाली सिचुएशन हो दोस्तों तो ये कहीं ना कहीं a बटे b है, और दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्या है b बटे c है।
तो क्या बी से बी नहीं कट सकता? तो बिल्कुल कट सकता है। बस ये क्योंकि इस ऑर्डर में नहीं लिखा है, इस ऑर्डर में लिखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये बाद वाला अनुपात यहाँ पे बी से कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर यहाँ से इधर इन दोनों में से कोई संख्या या इससे इन दोनों में से कोई संख्या कटती है तो काट सकते हैं, अदरवाइज सीधे सीधे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो दोस्तों बी से बी काट दिया, क्यों काट दिया वो आपको शायद यहाँ समझ में आया हो कि कहीं ना कहीं ये a/b है और कहीं ना कहीं ये b/c लिखा हुआ है, तो ऊपर b से नीचे b काट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या बचा? a, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचा हुआ है? c। अब देखिए 4 पंजे 20 हुआ दोस्तों, है ना, और 7 नम कितना दोस्तों? 63। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं और बिल्कुल बेसिक से उठा करके, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा करके इस सवाल को पहले हम समझेंगे और फिर समझेंगे कि डायरेक्टली हम इस सवाल को क्यों और कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल बात है। यहाँ पे दिया है a/b और यहाँ पे है 5/7। तो दोस्तों हमें ये पता है कि असल में a का मान 5 नहीं होता और b का मान 7 नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कोई ना कोई संख्या होती है दोस्तों, और उसे काट करके सबसे सरल रूप ये अनुपात होता है 5/7। इसका मतलब यहाँ से ए में के मान से और बी के मान से एक ही संख्या से भाग किया हुआ है, और वो एक संख्या क्या है नहीं पता। हो सकता है ये 50 रहा हो और ये दोस्तों 70 रहा हो, तब ए और बी का अनुपात निकालते हुए 0 काट करके 5/7 बता दिया गया हो। ये दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ से और यहाँ से समान ही संख्या को भाग किया गया है। तो दोस्तों 5 गुणा वो कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए वो k है, x है, y है, कुछ भी है। तो दोस्तों अगर a को अलग मानना जाए तो दरअसल उसे 5k मानना चाहिए, और b को अगर अलग मानना जाए तो दोस्तों उसको 7 नहीं बल्कि क्या मानना चाहिए दोस्तों? 7k मानना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई संख्या है ना, जैसे कि कहा मैंने, है ना, कि 50 और क्या दोस्तों 70, तो 0 काट के या कोई भी संख्या यहाँ से समान रूप से काटी गई हो सकती है। तो दोस्तों मान लो वो समान संख्या यहाँ k है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी दोस्तों ये गुणा में है असल में, 5 गुणा k 7 गुणा k। गुणा का निशान दिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। तो ये 5k और दोस्तों ये 7k, दोनों संख्या हम गुणा में मानने वाले हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी k का मान होगा उसे काट करके ये अनुपात 5/7 यहाँ पे बनाया गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारे से पूछा गया है क्या 3a प्लस क्या दोस्तों 5b, और अनुपात है दोस्तों, तो पहले ही हमने समझा है कि इसे हम बट्टे में लिख सकते हैं, इसका मीनिंग यही है। तो दोस्तों a का मान कहीं ना कहीं क्या है 5k है और b का मान क्या है 7k है। अगर मैं इन्हें डायरेक्ट यहाँ पे रख दूँ किस तरीके से, जैसे कि यहाँ 3 है और a के स्थान पे दोस्तों मैं क्या लिखूँ? 5k लिखूँ, ठीक है। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिना k के भी हम इसे कैसे करेंगे, ठीक। तो b के स्थान पे क्या है दोस्तों? 7k लिखेंगे। तो दोस्तों 3 है और a के स्थान पे क्या दोस्तों हमने 5k लिखा। क्या ये बात समझ में? 3 दोस्तों कहा ना मैंने, जैसे यहाँ 5 गुणा k है कहीं ना कहीं, तो दोस्तों अगर एक संख्या है और एक ABCD में से कोई है तो हम गुणा नहीं दिखाते, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब दिखानी जरूरी हो, जैसे कि यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो दोस्तों मैं से 3 5 k नहीं लिख सकता, मैंने दोनों संख्याओं के बीच में गुणा जरूर दिखाई। यहाँ पे गुणा दिखाना उतना जरूरी नहीं है क्योंकि पता लगेगा कि गुणा है, लेकिन अगर संख्याओं के बीच ना दिखाई तो 35 लग सकता है ये में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ गुणा ही है। तो दोस्त 3, तो यहाँ गुणा दिखानी जरूरी थी क्योंकि a का मान मुझे 5k रखना है। अब देखिए यहाँ 5 हुआ और b के स्थान पर मैं क्या लिखने वाला हूँ? 7k। दोस्तों मैं गुणा दिखा रहा हूँ ऐसे, तो 7k। अब देखिए यहाँ कितना है 5, और दोस्तों ये a है, a के स्थान पर क्या लिखूँगा मैं? 5k, और दोस्तों -2 और b के जहाँ पे क्या लिख दूँ? 7k, इस तरीके से। अब देखिए जरा 3 पंजे 15k, ठीक है दोस्तों, प्लस 5 सते 35k, इस तरीके से, और दोस्तों 5 पंजे 25k और 2 सते 14k, इस तरीके से दोस्तों। अब देखिए जरा, है ना, ये कैसे करेंगे? हम जोड़ देंगे दोस्तों, और ध्यान से समझना है ताकि आपको बात समझ में आ सके कि बिना के कैसे कैसे करते हैं। देखिए 5 और 5 10 या 35 और 50 कर देते हैं दोस्तों, है ना, और यहाँ से 25 में से 14 घटाए तो दोस्तों कितना? 11k। अब बताइए ये जो k है क्या ये कट नहीं जाता? और इसे 50 बटे जो 11 है दोस्तों, उसे 50 अनुपात हम क्या लिख सकते हैं? 11 लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बात सही है बिल्कुल कि दरअसल ये a का मान डायरेक्टली 5 नहीं होता, b का मान डायरेक्टली 7 नहीं होता, बल्कि इनका कोई ना कोई मान होता है जिसे काट करके ये सबसे सरल रूप होता है जो अनुपात में हम प्राप्त करते हैं।
तो उसकी पूर्ति के लिए सही मायने में तो इन अनुपात को अगर अलग अलग मानना है हमें, तो एक के साथ यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू से गुणा करनी चाहिए और उसी संख्या से यहाँ पे गुणा करके और तब सवाल को करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें इस तरीके से पूरा कर करके ये समझ में आया कि अगर हम ए को डायरेक्टली 5 रखते और बी को डायरेक्टली 7 रखते तो दोस्तों के तो जो हमने लगाया था वो कट ही गया है। अगर अनुपात से अनुपात ही पता करना हो तो जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हमने लगाई है के, वो तो दोस्तों कट ही गई है। तो इससे क्या फ़र्क आया? तो अगर मैं डायरेक्टली क्या करता, ए की जगह पे डायरेक्ट 5 रख देता, ए के स्थान पे डायरेक्टली 5 रखता और बी के स्थान पे दोस्तों डायरेक्टली क्या लिखता, 7 लिखता। ए का मान 5, बी का दोस्तों 7 बटे के लिखते, ए बटे बी लिख के, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ए बटे बी और ये क्या है दोस्तों 5/7। और मैं बार बार कहूँ आपको कि बटे के मान अपने, ए का मान डायरेक्ट 5 और बी का मान डायरेक्ट 7 लें तो क्या गलत होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, देखते हैं करके। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये 3A और दोस्तों यहाँ कितना हुआ, ये 5B और यहाँ पे क्या है, ये 5A और दोस्तों माइनस कितना 2B। तो दोस्तों अगर डायरेक्टली यहाँ पे ए के स्थान पे 5 लिख दें तो 5×3 15, ठीक है दोस्तों। बी के स्थान पे डायरेक्ट लिख दें तो 7×5 35 और दोस्तों ए के स्थान पे 5 रखे 5×5 25 और दोस्तों बी के स्थान पे 7×2 14। तो दोस्तों देखिए 35 और 15 कितने हुए 50 और 25 में से 14 घटाए तो दोस्तों कितना 11। तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों 50:11। तो इसमें क्या गड़बड़ है? तो दोस्तों इसलिए ऐसे सवाल में ध्यान दीजिए, इसे समझाया इसलिए गया है दोस्तों कि अगर किसी सवाल में ऐसा ही हुआ कि अनुपात दे करके और अनुपात वाली ही चीज़ पूछी गई तो डायरेक्टली इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या अक्सर हम कहते रहेंगे कि बटे के मान अपने, ए का मान 5, बी का मान 7, ऐसा हम बोलते रहेंगे। या दोस्तों ऐसे किसी ने लिख के दे दिया कि 7A बराबर दोस्तों क्रॉस करके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 5B। तो दोस्तों वहाँ पे हम ये कहेंगे कि गुणा के मान दूसरे, ए का के गुणा में जो 7 है वो कहीं ना कहीं किसका मान है, बी का है, और जो बी के गुणा में है वो किसका मान है, इसका ए का मान है। यानी कि ए का मान यहाँ 5 है और दोस्तों बी का मान क्या है, यहाँ पे 7 है। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये क्या है दोस्तों, ए बटे बी 5/7 है। ये दोस्तों आप समझ सकते हैं इस बात को आसानी से। तो गुणा के मान दूसरों के और बटे के मान दोस्तों किसके, अपने होंगे, ये बात समझेंगे। तो दोस्तों ऐसे अनुपात अगर दिया है तो हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों हमारे से ए का ही मान प्रॉपर पूछा गया या बी का ही मान प्रॉपर पूछा गया, तब के लगाना जरूरी होगा और उस के का मान निकाल कर तभी ए या बी का प्रॉपर वैल्यू हम पता कर सकेंगे। खैर फिलहाल हमें इस सवाल में ये समझना था। वैसे तो दोस्तों सारी बात अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो पूरी डिटेल समझ में आ सकती है, इसीलिए शुरुआत में एग्जाम्पल्स में मैं इतनी सारी व्याख्या करता हूँ शुरुआत में, ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए बड़ी सहजता हो, सरलता हो। अब ऐसा सवाल आया तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि भाई ये तो अनुपात देकर के अनुपात पूछा है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ए का मान 5, बी का 7 रख दिया और कितनी सेकंड लगी, 5 से 10 सेकंड में आपसे सोल्व कर लोगे और ये पूरी डिटेल रही इसकी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा, 675 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में दोस्तों क्या किया गया, बांटा गया। ठीक है, बांटे आपको ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों ए और बी का अनुपात आपको बता दिया कितना, 5:4। यानी कि इस बात को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यदि ए अनुपात बी का अनुपात 5:4 हो तो 675 में से ए का हिस्सा बताओ। लैंग्वेज बदली जा सकती है दोस्तों। तो अनुपात ये है और उनका टोटल योग दोस्तों ए और बी के हिस्से का कुल योग दोस्तों ये है। तो देखिए दोस्तों करेंगे क्या ऐसे सवाल में। तो दोस्तों सबसे सरल बात तो ये है कि देखिए दोस्तों अगर ए का हिस्सा चाहिए तो ए का अनुपात और बटे में दोस्तों अनुपातिक योग। दोस्तों क्या, अनुपातिक योग। और दोस्तों गुणा में क्या, कुल योग। ये बात यहाँ पे हम इतने अच्छे से लिख रहे हैं ताकि आपको शुरुआत में याद हो जाए और बाकी बाद में आप अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों ए का हिस्सा ऐसे, और बात अगर बी के हिस्से की करें तो दोस्तों उस समय क्या होगा, बी का अनुपात और दोस्तों अनुपातिक योग और गुणा कुल योग। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये आप डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब बड़ी सरल बात है। यहाँ पे देख के शब्दों में ज़्यादा दिक्कत ना ले। देखिए दोस्तों क्या मतलब है, ए का हिस्सा अगर चाहिए तो ए का अनुपात कितना है दोस्तों, 5। तो ए के अनुपात का मतलब क्या है, ये ए का अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 5। यानी कि हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है। क्या ये बात समझ में आई? तो दोस्तों कितना, 5 लिखा। नीचे क्या लिखा है दोस्तों, अनुपातिक योग। तो ये अनुपातिक योग क्या है, ए और बी का, या दोस्तों सी भी होता तो वो भी। तो दोस्तों जितने अनुपात है सबको जोड़ लेंगे, बस यही अनुपातिक योग है। तो 5 और 4 दोस्तों कितना, 9।
ठीक, ए और बी का है तो दोनों को जोड़ लीजिए, सी का भी होता तो तीनों को जोड़ लेते। जितने अनुपात दिए हैं सभी का जोड़ आपको लिखना है, वही अनुपातिक योग है। तो दोस्तों बटे में हमेशा क्या आएगा, अनुपातिक योग आएगा। ठीक है, जितने अनुपात है उनको जोड़ लेना है। दोस्तों हमने 5 और 4 को जोड़ा 9, और कुल योग का मतलब कि जो भी आपको बांटना है दोस्तों वही वाली वैल्यू। तो दोस्तों कितना 675 है ना, वो यहाँ लिखे आपने। तो लिखने को तो बस दोस्तों यही 3 संख्या लिखें और सरल करें। अभी तो यहाँ पे बताई जा रही है इस तरीके से चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में। तो दोस्तों देखिए 9 सते 63 है ना। अब 63 के बाद दोस्तों 4 बचेगा, 9 पंजे 45, गुणा कर दें, 5 पंजे 25, 2 हासिल है दोस्तों, 5 सते 35 और 2 कितना 37। तो 375 जो है दोस्तों किसका मान आया, ए का। अब बी का देखिए, अगर इस तरीके से करें तो दोस्तों बी का अनुपात कितना है, 4 है। तो दोस्तों ये 4 है ना, आप ऊपर लिखेंगे। अनुपातिक योग आप समझ ही गए हैं, दोनों को जोड़ लेना है, 5 और 4 9, ये दोस्तों बटे में 9 आया। और कुल योग दोस्तों वही जिसको आपको बांटना है ए और बी में, यानी कि 675। तो दोस्तों 9 को अभी काट दिया था तो 75 आया। अब गुणा करें 4 से, दोस्तों 4 पंजे 20, 4 सते 28 और 2 30। तो दोस्तों ये कितना आया, 300 आया। तो ये एक तो ये तरीका हुआ दोस्तों बड़ा सरल सा। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक यूनिट मेथड रहेगा। यूनिट मेथड भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि दोस्तों यूनिट मेथड से कैसे कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 675 को ए और बी में बांटना है 5:4 के अनुपात में। तो दोस्तों ए और बी का कुल योग अनुपात का कितना है, यही अनुपातिक योग वही कितना है दोस्तों, 5 और 4 का कुल योग कितना है, अनुपातिक योग 9। तो दोस्तों ये तो इनके अनुपात का योग है और ये इनका कुल योग है। तो ये योग क्या इस योग के बराबर रखा जा सकता है, अनुपात का योग क्या इसके बराबर रखा जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल रखा जा सकता है। ए और बी का कुल योग अनुपातिक कितना है, 9। तो इसे 9 यूनिट कहेंगे क्योंकि अनुपात का योग है। और ये कितने के बराबर दोस्तों, 675 के बराबर। ठीक है, हमने इस तरीके से लिखा क्योंकि हम कई बार यूनिट का भी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा कि दोस्तों ए और बी का 5 और 4 का कुल योग कितना हुआ, 9 यूनिट कहा क्योंकि वो अनुपात का योग रहा और ये कुल रुपयों का योग है। तो ये 9 यूनिट बराबर 675 रुपयों के। तो दोस्तों इसका मतलब एक अनुपात कितने रुपयों के बराबर हो, कैसे पता लगेगा, एक का मान प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों एक एक नियम में मैंने आपको कई बार बताया, ये वाली संख्या से इसे भाग कर दीजिए। उम्मीद है बात समझ में आ जाएगी। तो 9 सते 63 और 9 पंजे 45, इसका मतलब एक अनुपात यानी कि एक यूनिट आपका 75 रुपये के बराबर हुआ। अब दोस्तों जैसे ए का हिस्सा पूछे तो ए के कितने यूनिट है, 5 यूनिट। तो ए के यूनिट है दोस्तों 5। तो 5 यूनिट का मान कैसे प्राप्त करोगे, 5 से 75 को गुणा कर दो। तो दोस्तों 5 पंजे 25, 5 सते 35 और 2 37। तो दोस्तों कितना 375। देखिए यहाँ भी ये आया था। और दोस्तों बी का अगर मान प्राप्त करें तो 4 यूनिट है बी के। तो बी के 4 यूनिट दोस्तों किस तरीके से, एक यूनिट का मान में ही तो गुणा करते हैं, कभी आप इसमें कर दें। ये तो ए का मान आ गया ना, ये तो ए का मान आ गया, इसे छोड़ दें। एक का मान आया था जो 75, उसमें आपने ए के 5 यूनिट से गुणा करी थी, अब 4 से गुणा कर दें। तो दोस्तों 4 गुणा 75। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 300। तो दोस्तों अनुपात योग कुल योग इस तरीके से बराबर रखा जा सकता है। ये ऐसे सवाल में भी यूज किया जाएगा कि ए और बी का अनुपात 5:4 है, जिसमें ए का हिस्सा इतना है तो बी का बताओ। दोस्तों जैसे इसी में कह सकता कि ए का हिस्सा कितना है 375, तो बी का बताओ। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए की यूनिट 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट अगर 375 है तो एक यूनिट का मान 75, तो बी की 4 यूनिट का मान कितना आ जाता है दोस्तों 300। तो दोस्तों यूनिट से भी पता होना चाहिए, ये तरीका भी पता होना चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करें तो एकदम से आप जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी एकदम दिमाग में आए वही अप्लाई कर दें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल में हम अनुपातिक नियम वाला जो पहला तरीका अभी हमने समझा है वो वाला तरीका अप्लाई करते हैं। दोस्तों इसमें कहा 952 को ए बी सी में 37:18:13 के अनुपात में क्या करिए दोस्तों, बांटिए। दोस्तों ये क्या है, कुल योग। ए का अगर मैं अनुपात निकालना चाहूँ तो दोस्तों क्या बताया कि ए का अनुपात ऊपर रखिए। तो दोस्तों कितना हुआ ये 37। तो आपने यहाँ 37 लिखा। बटे में क्या बताया दोस्तों, अनुपातिक योग लिखेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 37, 18 और दोस्तों 13। तो हम इन तीनों को ही क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, कितना होगा दोस्तों, जोड़ के 8 और 3 11 और 7 18, 1 और 1 2 और 3 5 और 1 हासिल का दोस्तों 6। तो कितना हुआ दोस्तों 68। ठीक है, तो ये तो दोस्तों क्या ए का अनुपात, ये क्या दोस्तों अनुपातिक योग, तीनों अनुपात को जोड़ के हमने यहाँ लिखा। और गुणा में दोस्तों कुल 952 हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। 17 चौक है ना, 17 चौक 68 होते हैं। और दोस्तों 17 पंजे 85 है ना। उसके बाद दोस्तों 10 बचेंगे, 17 छिके 102। तो दोस्तों देखिए 4 से इसको काट दे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कुल मिला के 14 बार कर दो। 14 सत्ते 98, 8 9।
और 14 तिये 42, और 42 और 9 दोस्तों कितना 51। दोस्तों ए का मान कितना है 518। अब इसी तरीके से देखिए दोस्तों बी का मान पता करेंगे। दोस्तों बी के मान में क्या होगा, बी का अनुपात, ए का अनुपात जैसे 37 यहाँ रखा था, तो बी का अनुपात दोस्तों कितना है यहाँ 18 है। ठीक है दोस्तों, बी यहाँ दूसरे नंबर पे ये अनुपात, तो ये बी का अनुपात है 18। अनुपातिक योग दोस्तों हमने पहले ही निकाला हुआ है 68, और दोस्तों गुणा में वही आएगा 952। अब देखिए ये दोस्तों अभी काटता था, कैलकुलेशन की थी, कुल मिला के कितना आया था दोस्तों 14। अब देखिए 14 अट्ठे कितने दोस्तों 112, कितना हासिल जाएगा 11, 14 एकम 14 और दोस्तों 11 कितने हो जाएंगे 25। तो दोस्तों इसका मान कितना है 252। ठीक है, और अगला मान हमारा किसका है, सी का है। दोस्तों सी का मान कितना है यहाँ 13 है, तो 13 यहाँ पता कर दिया, और टोटल जोड़ के कितना 68, और गुणा में दोस्तों वही 952, तो 952 कितना है यहाँ लिख दिया, और दोस्तों कितनी बार कटा 14 बार, और 14 तिये 42, 14 एकम 14 और 4 18। दोस्तों इसका आंसर कितना है 182। तो ए का अनुमान आ गया 518, बी का है दोस्तों 252, और सी का कितना है 182। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को, और इसमें हमें क्या नया सीखने को मिलेगा समझते हैं। दोस्तों कहा गया है 3740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 तथा तीसरे का 6ठा भाग बराबर हो। तो दोस्तों कितने भाग हैं, 3 भागों में बांटना है। किसे 3740 को, तो मान लो वे 3 भाग दोस्तों, एक भाग ए, दूसरा भाग बी और तीसरा सी है। सवाल में नहीं कहा, हमने खुद मान लिया कि माना 3 भाग दोस्तों कौन कौन से, ए बी और सी होगा। तो देखिए दोस्तों क्या कहा, इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का आधा, जो पहला भाग हमने ए कहा है उसका दोस्तों आधा, इसका आधा कैसे लिखेंगे a/2, और दोस्तों इसे में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए है ना, a/2 ऐसा आधा भाग लिखेंगे हम। दोस्तों तिहाई की बात करते हैं, दूसरे का 1/3, दोस्तों तिहाई कितना हो, 1/3 कितना होता है 1/3। अगर दोस्तों बी की गुणा करेंगे तो बी और बटे में कितना दोस्तों 3 है ना, बी का 1/3 मतलब बी को 3 से भाग कर दिया, तो b/3। अब देखिए दोस्तों तीसरे का 6ठा भाग, तो दोस्तों तीसरा भाग है सी और उसका 6ठा भाग, तो दोस्तों हमने क्या मान लिया यहाँ पे बटे में 6 मान लिया इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए ए का आधा भाग a/2, बी का तिहाई भाग 1/3 भाग b/3 और सी का 6ठा भाग तो c/6 क्या हो दोस्तों बराबर हो, तो यहाँ बराबर और यहाँ बराबर हमने लगा दिया है। तो दोस्तों ये कहीं के मान है, ए के बटे का मान 2 है, बी के बटे में 3 है और सी के बटे में क्या है 6 है। दोस्तों यहाँ कोई गुणा में है नंबर नहीं है, तो दोस्तों ये डायरेक्टली आपका अनुपात होगा किसका, a अनुपात b अनुपात c, बटे के मान अपनी है। a का मान डायरेक्टली आप क्या समझेंगे 2, तो a का अनुपात 2, b के लिए अनुपात 3 चलेगा दोस्तों, और c के लिए कितना 6। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति है हमेशा याद रखेंगे यही हमारा डायरेक्टली अनुपात हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c क्या हुआ जो बटे के मान है दोस्तों 2 अनुपात 3 अनुपात 6। ऐसा तब ना होता अगर ऊपर कोई गुणा में किसी भी a या b या c के साथ किसी के भी साथ कोई संख्या होती, तब पहला काम उस संख्या को वहाँ से हटाना होता और तब फाइनली जो नीचे संख्या होती वो अनुपात होगा, लेकिन ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए डायरेक्टली बटे वाली संख्या है हमारा मान हुई, अनुपात हुआ 2 अनुपात 3 अनुपात 6 यही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बात ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ऐसी स्थिति में आपको ये वाली बात याद रखनी है। अब देखिए किसे बांटना था 3740 को। अब बताओ दोस्तों अनुपात पता लग ही गया है, अब ये है हमारा कुल योग। तो देखिए ए का हिस्सा कैसे पता करेंगे, बताओ दोस्तों क्या तरीका है, ए का अनुपात, तो ए का अनुपात कितना है यहाँ 2, तो दोस्तों ऊपर क्या लिख देंगे ए का अनुपात यानी कि 2 बटे में अनुपात एक योग 2 जोड़ के लिख दें, 2 और 3 5 और 6 दोस्तों कितना 11, तो दोस्तों 2 3 5 और 6 11 हुआ, जो कहाँ लिखेंगे हम बटे में, और गुणा में कुल योग यानी कि 3740 यहाँ पे आया, 3740 यहाँ पे लिखा हमने। देखिए दोस्तों काट देते हैं, 11 तिये 33, 7 4 बचेगा दोस्तों 11 चौक 44, गुणा में 0, गुणा कर दीजिए 2 0 0 2 चौक 8 2 तिया 6, तो दोस्तों ए का मान कितना है 680। इसी तरीके से बिल्कुल बी का मान पता करते हैं, तो बी के लिए दोस्तों बी का अनुपात कितना 3, तो दोस्तों यहाँ कितना 3 बटे में दोस्तों अनुपातिक योग जो कि हमने पहले ही कर लिया है 11, यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे वही लिखना है और यहाँ पे भी दोस्तों वही सेम आना है। तो दोस्तों सेम आया तो सेम ही कटा, वही 340 गुणा करें बस। तो दोस्तों किसके 3 की करें क्योंकि इस बार ऊपर 3 है, तो 3 0 0 3 चौक 12 और दोस्तों 3 3 9 और 1 10, तो दोस्तों बी का मान कितना है 1020। अब सी का मान निकाल दीजिए,
तो सी का अनुपात दोस्तों कितना है, सी का अनुपात कितना है दोस्तों 6। तो सी का अनुपात ऊपर लिखा 6, नीचे बटे में अनुपातिक योग जो कि 11 है, और कुल योग दोस्तों 3740 गुणा में लिखेंगे। तो दोस्तों 3740 वही कटेगा दोस्तों, 11 तिया 33, 11 चौक 44 गुणा करेंगे, 6 0 0, 6 चौक 24, 2 हासिल है 36, 18 और 2 दोस्तों कितना 20। इस तरीके से 2040 सी का मान आया। तो उम्मीद है दोस्तों बड़ी सरलता से सवाल क्लियर है आपको। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। इसमें क्या है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन, दोस्तों यही लाइन बड़ी खास है, क्योंकि दोस्तों या तो यहाँ पे कुल सिक्के बताए होंगे या इस तरीके से कुल धन यानी कुल रुपए बताए गए होंगे। तो दोस्तों अगर सिक्के हैं तो हमारा मेथड बदल जाएगा, और जिस तरीके से इस सवाल में धन है तो हमारा तरीका कुछ अलग होगा। तो दो ही तरीके के नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके के बन जाते हैं दोस्तों। तो बड़े इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े खास हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझना है। आगे कहा तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों कितनी सरलता से आप इस तरीके को इस सवाल को करेंगे। समझिए दोस्तों, आपके पास बताए 1 रुपये के, है ना, आप इसने फेस वैल्यू कह सकते हैं। फेस वैल्यू दोस्तों सिक्कों की फेस वैल्यू कि जो सिक्के पे दिख रहा है वो उसका मान है। तो 1 रुपये का एक सिक्का है, सिक्के पे दिखा कि भाई ऐसा है तो 1 रुपया, तो दिख रहा है जो सामने दिख रहा है वही आपका सिक्के का मान है। तो दोस्तों 1 रुपये का एक सिक्का। दोस्तों फिर कितने 50 पैसे, ठीक है, और अगला है दोस्तों कितना 25 पैसे का। इस प्रकार के दोस्तों आपके पास सिक्के हैं। किस अनुपात में दोस्तों, 5:25 के अनुपात में। तो दोस्तों 5 सिक्के ये हुए, मतलब है ना, ये कितने सिक्के हुए दोस्तों 9 सिक्के, और दोस्तों ये कितने हुए 25 सिक्के। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए करना क्या है, हमें यहाँ पे धन दिया है। क्या धन मतलब रुपए दिए हैं। क्या दिए हैं दोस्तों, रुपए। तो दोस्तों आपको ये मानना है कि आपके पास 5 ही तो सिक्के 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के 9 ही सिक्के हैं, जो अनुपात दिया है उतने ही सिक्के मान लेने हैं। ये दोस्तों एक्चुअल में सिक्कों की संख्या ही मान लेनी है। जैसे कहा ना विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि एक्चुअल में ना तो 1 रुपये के 5 हैं, ना ही 50 पैसे के 9 ही सिक्के हैं, और ना ही दोस्तों 25 पैसे के कितने हैं 25 सिक्के हैं, बल्कि ये उनका अनुपात है काट पीट के ये। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो अनुपात होता है उसे डायरेक्टली मान माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी कटा है वो समान संख्या कटी है, अगर उसका पता लग जाए तो इन्हीं में गुणा करके दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, उसका पता करने वाले हैं। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि 1 रुपये के 5 ही सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 ही सिक्के हैं, और 25 पैसे के 25 ही सिक्के हैं। तो देखिए दोस्तों अगर 1 रुपये का हमारे पास 5 सिक्के हैं तो दोस्तों 1 × 5 हमारे पास 5 रुपये होंगे। कितने दोस्तों 5 रुपये होंगे। 50 पैसे के दोस्तों अगर हमारे पास 9 सिक्के हैं तो 50 पैसे को आप रुपयों में बदलो तो दोस्तों कितना बैठा 50 एकम 50, 50 दूनी 2, यानी कि दोस्तों 1/2, यानी कि जितने सिक्के हैं उनका आधा करते हैं आप तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास 4.5 रुपये हैं। उम्मीद है दोस्तों ये बिना कैलकुलेशन के भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि 9 सिक्के 50 पैसे के हैं तो आपके पास 4.5 रुपये होंगे, आपके पास 4.5 रुपये होंगे दोस्तों। ठीक है, वैसे मैंने बताया भी कि 50 पैसे को रुपये में कैसे बदला, 100 से भाग करके, क्योंकि हम जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 100 से भाग करा तो 50/100 1/2 हुआ, तो 9 × 1/2 भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। तो 9 × 1 तो 9 एकम 9/2 तो 4.5 यानी कि 4.5 रुपये हुए। दोस्तों 25 पैसे के अगर 25 सिक्के हैं तो दोस्तों नॉर्मली जैसे कि आप या तो आप इसी तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए या दोस्तों उसका 4 मतलब उसे 4 से डायरेक्ट भाग कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए 25 बटे दोस्तों कितना 100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो कहा था ना दोस्तों कि उसको डायरेक्टली किससे भाग कर सकते हैं 4, क्योंकि आपको पता भी है कहीं ना कहीं कि 25 पैसे कितने होंगे 4 होंगे 1 रुपये में। तो दोस्तों 1/4 से ही होना था यहाँ पे। जैसे 50 पैसे कितने होंगे 1 रुपये में 2 से, तो 1/2 से ही भाग होना था। तो खैर दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए जरा 6 चौक 24, ठीक है दोस्तों, कितना 4 छिक 24 हुए, और दोस्तों 1 बचेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कुछ इस तरीके से। तो इतने रुपए आपके पास हुए दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी थी कि 1 रुपये के अगर 5 सिक्के होंगे तो 5 रुपये होंगे, 50 पैसे के अगर 9 सिक्के होंगे तो 4.5 रुपये होंगे, और दोस्तों अगर 25 पैसे के 25 सिक्के होंगे तो हमारे पास 1/4 से भाग कर कितना है 6.25 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास कुल रुपये कितने हुए, कुल धन कितना हुआ वो देखते हैं। तो दोस्तों खैर ये वास्तविकता नहीं है, फिलहाल आप इसमें जोड़िए। यहाँ पे मैंने क्या करना है, 0 लगानी है इस तरीके से। तो कुल रुपये कितने बैठ रहे हैं, ये रुपये हैं दोस्तों, जोड़िए। यहाँ पे पॉइंट लगा 0 0 बढ़ाई, यहाँ 0 बढ़ा ली ताकि मैं जोड़ सकूँ इन आराम से। 5 दोस्तों 5 और 2 7,
और दोस्तों पॉइंट के सामने पॉइंट, 5 और 4 9 और 6 कितने दोस्तों 15। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे पास पैसे कितने बैठे हैं, 15.75 रुपये बैठ रहे हैं जब मेरे पास सिक्के कुछ इस तरीके से हैं। लेकिन दोस्तों पैसे कुल धन कितना है इस सवाल में, तो 1008 है, यानी कि ये बराबर होगा किसके दोस्तों, कुल धन हमारा कितना आया है इन सिक्कों के हिसाब से 15.75, जबकि सवाल में दिया है 1008। तो दोस्तों ये कुल जो धन आया है ये इस कुल धन के बराबर रख देंगे। दोस्तों 15.75 ये जो हमारा आया है, मैं से यूनिट कहना यहाँ पे ज़्यादा सही समझूंगा क्योंकि एक्चुअल में रुपए तो ये हैं। तो दोस्तों 1008 के बराबर। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक का मान पता करना चाहेंगे, एक का, और वो कैसे पता करते हैं दोस्तों, 1008 को हम भाग करेंगे किससे दोस्तों, 15.75 से। अब देखिए दोस्तों ये पॉइंट हटाया और ये बटे में है दोस्तों और 2 अंकों के पहले है, तो ऊपर आने वाला है दोस्तों कितना 100। अब देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 से काटेंगे है ना, 9 से ज़्यादा अच्छे से रहेगा। तो दोस्तों 9 एकम 9 और दोस्तों यहाँ पे कितने 6 बचेंगे, तो 9 सते 63। तो दोस्तों कितने बचे 4, तो 9 पंजे 45। तो दोस्तों 9 से काट दिया, 9 से इसे काट दीजिए, 9 एकम 9 1 बचा दोस्तों, 9 एकम 9 1 बचा दोस्तों, 9 दूनी 18। तो दोस्तों 25 से काटना ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, 25 चौके 100 और दोस्तों 25 सत्ते 175। अब देखिए इससे काट देते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 छंग 42। ठीक है दोस्तों 7 एकम 7, 7 छंग 42 हो गए, 16 चौके 64। तो दोस्तों एक यूनिट आपका कितने के बराबर बैठा, 16 चौके 64 के। यानी कि दोस्तों इस सवाल में आपके आए 15.75 जो कि थे रियल में कितने 1008, तो इसका मतलब एक हिस्सा 64 के बराबर है। तो दोस्तों अगर मैं चाहूँ कि 1 रुपये कितने सिक्के थे, तो दोस्तों यहाँ 5 लिखा हुआ है। दोस्तों 1 रुपये के सिक्के 5 हैं, जबकि 1 का मान कितने के बराबर है 64 के। तो 1 रुपये के सिक्के पता करने के लिए दोस्तों आपको 5 यूनिट का मान पता करना पड़ेगा। तो 5 गुणा क्या करेंगे आप 64, 1 का मान 64 हो गया, उसमें गुणा करनी केवल, तो 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों 2 हासिल, 5 छंग 30 और दोस्तों कितने 32। तो 320 तो हुए 1 रुपये के सिक्के दोस्तों। और दोस्तों 50 पैसे के कितने 9, तो 50 पैसे के देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के थे दोस्तों 9, और 9 यूनिट दोस्तों। अब देखिए 1 यूनिट 64 है तो 9 64 में गुणा करनी थी। तो दोस्तों 9 चौक 36, 3 हासिल, 9 6 54 और 3 दोस्तों 57, तो 576। और इसी तरीके से दोस्तों 25 की 64 की गुणा करके किसके आ जाएंगे 25 पैसे के आ जाएंगे, वो भी कर देते हैं। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हुए दोस्तों 25 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का मान 64 जो है उसमें गुणा करनी है। तो दोस्तों 25 चौके 100 है ना, 10 हासिल, 25 सिक्के 150 और 10 दोस्तों कितना 160 होंगे। तो दोस्तों 1600 सिक्के ये हुए। तो इस तरीके से हमने क्या करा दोस्तों, देखिए दोबारा समझिए कि 1 रुपये के कितने 5 रुपये बनाए और 50 पैसे के 9 सिक्कों के हिसाब से 4.5 रुपये दोस्तों, 25 पैसे के 25 सिक्कों के हिसाब से 6.25 रुपये, ये कुल रुपए हुए और सवाल में कुल रुपए ये दिया है। तो इस तरीके से डायरेक्ट गुणा करके कुल रुपए का मान आप हर सवाल में पता करेंगे और उनको आप कुल रुपयों के बराबर रख देंगे और वहाँ से 1 का मान प्राप्त कर लेंगे और 1 के मान में इन सिक्कों के अनुपात में 5, 9 और 25 में क्रमशः गुणा कर दें, जिसका पूछा हो उसका मान आ जाएगा। इस सवाल में हमने सबके बताए, 1 रुपये के 320 सिक्के, 50 पैसे के 576 और 25 पैसे के दोस्तों 1600 सिक्के। तो उम्मीद है सवाल क्लियर है। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। इसमें कहा गया है कि 846 रुपये को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग और दोस्तों द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। तो दोस्तों देखिए बड़ा ही सरल है। पहले तो बात ये समझ लें कि कितने भाग करने हैं आपको, 2 भाग करने हैं। तो माना 2 भाग दोस्तों, एक ए और एक बी मान लीजिए, है ना। माना 2 भाग दोस्तों, एक ए भाग मान लीजिए और एक बी मान लीजिए। अब जरा समझिए, प्रथम भाग यहाँ प्रथम ए हो गया का 5वां, तो दोस्तों ए का 5वां भाग तो यानी कि ए बटे बी, तथा द्वितीय भाग का 8वां यानी कि बी बटे दोस्तों 8 का भाग 3:4 के अनुपात में। अगर ये दोनों भाग जो हैं किस अनुपात में है दोस्तों, 3:4 के अनुपात में। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि इस सारी सिचुएशन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे कहा गया है दोस्तों प्रथम भाग का 5वां, तो पहला भाग हमने ए कहा और उसका 5वां भाग ए बटे में 5 लिख दिया, तथा द्वितीय भाग का 8वां, तो बी दूसरा भाग है उसका 8वां भाग हमने बटे में 8 लिख के लिखा, और ये भाग 3:4 के अनुपात में है। ये दोनों भाग इस अनुपात में है, यानी कि इनका अनुपात किसके बराबर हुआ दोस्तों 3:4 के। अब दोस्तों अगर यहाँ पे क्या होता है ए अनुपात बी होता तो क्या कहते हैं 3:4 के अनुपात में, लेकिन इसके बटे में 5 है और इसके बटे में दोस्तों क्या है 8 है। तो दोस्तों ए का मान उस समय क्या होता, अगर ये ना होते 3 होता,
ए के बटे का मान भी तो अपना ही है, तो दोस्तों ये भी मान इसी का है, ये भी इसी का है। तो दोस्तों अपने अपने मान की, है ना, ए का बटे का मान अपना है, ये भी इसका अनुपात का मान अपना है, तो इन दोनों मान की गुणा हो जाएगी। इसी तरीके से बी का बटे का मान 8 ये भी अपना है और 4 भी अपना है, इनकी भी गुणा करिए। तो कुल मिला के दोस्तों ए अनुपात बी 5 तिये 15 और दोस्तों 8 चौके 32। तो दोस्तों ए अनुपात बी कितना आया, ए अनुपात बी 15 अनुपात कितना दोस्तों 32 आया है। अब देखिए बांटना इसको है, तो देखिए दोस्तों क्या तरीका आप जानते हैं और उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि ए का अनुपात जो 15 है वो क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ लिखेंगे ए का अनुपात 15। और दोस्तों जो अनुपातिक योग है 5 और 2 7 और दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएगा यानी कि 47 और गुणा में दोस्तों अनुपातिक योग समझ में आया, इन दोनों का योग किए हैं दोस्तों 5 और 2 7 3 और 1 4, ठीक है। और ये जो गुणा में है 846 दोस्तों, ये यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 846। क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए दोस्तों इससे इसको काट दीजिए, थोड़ा सा बड़ा है तो क्यों ना इसको हम यहाँ पे साइड में सोल्व करके देख लें। तो 2 बार तो जाएगा नहीं दोस्तों, 1 बार चलाते हैं। तो दोस्तों 14 में से 7 गए 7 और दोस्तों 7 में से 4 गए तो दोस्तों कितना 3 और दोस्तों ये कितने 6, 7 8 56 होते हैं दोस्तों, तो 8 बार चला रहा हूँ, 8 से 3 56, 5 8 चौक 32 और 5 दोस्तों 37, तो कितनी बार 18 बार दोस्तों। इससे ये जा रहा है कितनी बार 18 बार, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कैलकुलेशन मैंने आपको ये यहाँ पे करके दिखा दी, आपको समझ में आ गई है। अब देखिए जरा 18 पंजे दोस्तों 90, ये 9 आया, 18 एकम 18 और दोस्तों 9 कितने होंगे 27। तो दोस्तों ए का मान कितना आ चुका है 270 आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए बी का अनुपात कितना दोस्तों 32 है ना, बी का अनुपात कितना दोस्तों 32 यहाँ पे लिखा और दोस्तों दोनों को जोड़ करके अनुपातिक योग कितना है 47 यहाँ पे लिखा और दोस्तों टोटल गुणा में क्या लिखेंगे हम 846 और दोस्तों अभी सोल्व किया था कितना आया था 18, गुणा करेंगे बस। तो 18 दूनी 36 दोस्तों 3, 18 तिये 54 और दोस्तों 3 कितने 57, तो बी का मान आया है 576। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इससे अच्छे से अगर समझ लिया पढ़ लिया दोस्तों तो बड़े अच्छे से ये सवाल समझ में आ जाएगा। दोस्तों कहा गया एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनका दैनिक वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। दैनिक वेतन बिल किस अनुपात में घटेगा ये बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, इस लाइन का सही से समझते हैं। एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटा देने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर पहले 9 कर्मचारी थे तो अब जो कर्मचारी हैं दोस्तों वो कितने हैं 8 हैं। तो ये दोस्तों कर्मचारियों की संख्या है, कर्मचारियों की संख्या, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आ रही है आपको कि घटाने का मतलब है कि अगर पहले 9 थे तो अब 8 कर दिए हैं तथा उनका दैनिक वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देने का मतलब है कि अगर पहले दैनिक वेतन एक व्यक्ति को 14 रुपये मिलता था वेतन, तो दोस्तों अब कितना मिल रहा है 15 रुपये। तो अब कुल बिल जो टोटल फाइनली जो बिल बनता था दोस्तों कर्मचारियों को वेतन देके वो कितना है, वो किस अनुपात में घटेगा बताना है। तो दोस्तों पहले कितने कर्मचारी थे 9 थे, जिनमें से प्रत्येक को अगर हम 14 रुपये दें, अनुपात को हम मान रहे हैं दोस्तों, हम मान रहे हैं कि 9 ही थे और हम ये मान रहे हैं कि 14 ही थे। असल में तो क्या हुआ होगा कि ये भी यहाँ पे काट पीट के सबसे छोटी संख्या निकाल करके सरल करके 9:8 बनाया गया और ये वेतन का सरल करके अनुपात है दोस्तों सबसे सरल रूप। लेकिन दोस्तों जैसे कि बताया कि अनुपात है तो अनुपात ही पता करना है, तो मान लो अनुपात के मान अपने हो सकते हैं ना, कर्मचारियों की संख्या 9 ही थी और मान लो कि उन्हें 14 ही रुपये दिए जा रहे थे। तो अगर 9 ही हो और 14 रुपये एक व्यक्ति को दिए जा तो बिल कितना बनेगा कंपनी का 14 निम्न कितने दोस्तों 126, ठीक है दोस्तों 126 हुआ। अब देखिए अब अगर 9 की जगह 8 तो कर्मचारी कर दिए लेकिन 1 रुपया दैनिक वेतन बढ़ा दिया 15 कर दिए, तो दोस्तों अब बिल कितना बनेगा 15 × 120 का। तो दोस्तों 126 से बिल 120 बढ़ना है, तो क्या घटा नहीं, क्या इसको सरल कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 दोस्तों 6 दूनी 12, यानी कि अगर पहले अनुपात 21 था तो अब कितना बढ़ना है दोस्तों 20। अगर दोस्तों यहाँ पे हम कुछ लगाते के वगैरह दो जो भी है हम यहाँ पे कटी जाते तो उनका कोई मतलब, क्योंकि बाद में भी क्या है अनुपात सेम यहाँ पे आते में। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि पहले 9 थे और अब 8 हैं दोस्तों कर्मचारियों की संख्या, पहले 9 थी तो अब 8 हैं। वेतन जहाँ उन्हें एक को 14 मिल रहा था अब 15 मिल रहा है। तो बिल
कंपनी का 9 कर्मचारियों को अगर 14 रुपये मिल रहे थे तो कुल रुपए कितने खर्च हो रहे थे? 126 रुपये दोस्तों। और अगर 8 को अगर 15 भी मिले तो 120 रुपये। तो दोस्तों 126 और 120 का अनुपात बनता है 21:20। तो दोस्तों ये हुआ आंसर कि 21:20 में अनुपात जो है वो घटेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आज इतना ही रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।